फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपनी 1 मार्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए इको के सेकंड चैप्टर पर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आई थिंक ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और आपके लिए ये शायद बहुत बेनिफिशियल भी हो जाएगी, है ना। एग्ज़ाम्स में क्विक रिवीजन प्लस ये एक पूरे चैप्टर को कवर करने की हमने इसमें पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मिल सकते हैं टेलीग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे उसमें मिल सकते हैं। टाइमिंग भी इसमें सेट हो जाती है, टाइमिंग भी आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी एज यू विश, ठीक है। तो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम चलेंगे अपने सेक्टर की साइड पे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं from question number 1. The sectors are classified into public, private on the basis of। देखो सेक्टर्स अपने डिवाइड होते हैं ना, अभी ये सेक्टर्स का क्लासिफिकेशन करना है, सेक्टर्स को हमको बांटना है ना, पब्लिक में, प्राइवेट में। हम किसके बेसिस पर इसको बांटते हैं, किसके बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कंडीशंस पर, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड पर, या फिर ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज। अब कोई भी फर्म पब्लिक है या प्राइवेट है, ये उसकी ओनरशिप पर डिपेंड करती है ना, कि गवर्नमेंट सेक्टर की है या किसी प्राइवेट सेक्टर की। तो ऑब्वियस बात है कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्स। अगर हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोट करके कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक्टिविटी कौन सी होती है? तो वो एक्टिविटी होती है प्राइमरी सेक्टर। समझ गए? प्राइमरी सेक्टर में हमेशा जो भी प्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? वो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होगा किसी ना किसी तरीके से। सॉरी। द सर्विस सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज़। सर्विस सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? सर्विस सेक्टर में आते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारी आते हैं। इसका मतलब पॉइंट नंबर सी। मूव टू नेक्स्ट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का करेक्ट मीनिंग, तो क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर? जहाँ पर हमारे काम करने के जो घंटे होते हैं और बाकी जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो एकदम से कैसे होते हैं? वो रेगुलर होते हैं, ठीक है। तो इट कवर दोज एंटरप्राइजेज वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। पॉइंट नंबर ए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है? ATM, कॉल सेंटर्स, इंटरनेट कैफे। अरे ये तो सारे ही होते हैं भाई, सारी वो चीज़ें जो हमको हेल्प करती है हमारे कामों में। तो ATM हमारी हेल्प करता है, कॉल सेंटर्स हमारी हेल्प करते हैं, इंटरनेट कैफ़े हमारी हेल्प करता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दैम। गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। भाई गवर्नमेंट ओज करती है इनमें से बहुत सारी एसेट्स और प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। किस में? प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, या फिर टेरिशरी सेक्टर में? नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर कौन से होते हैं? जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट सेक्टर। योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। एक ईयर के अंदर फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो भी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड GDP। समझ गए? अगर GDP की डेफिनेशन आ जाए तो इसको आप उल्टा करके लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। पॉइंट नंबर ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। A situation in which more persons are employed on a job than are optimally required। रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा लोग एक जगह जॉब में लगे घुसे पड़े हैं। कैसा होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो है भी और फिर भी नहीं दिख रहा है। समझ गए? कैसा होता है? डिस्गाइज्ड कौन सी जगह होती है? जहाँ पर जितने पर्सन की ज़रूरत है उतने से कहीं ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, उसे कौन सा होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। आउट ऑफ 200 मिलियन चिल्ड्रन इन द स्कूल गोइंग एज ग्रुप, हाउ मेनी आर अटेंडिंग स्कूल? कितने लोग इसमें से? 200 लोग अगर मिलियन चिल्ड्रन स्कूल जा रहे हैं, उसमें से कितने लोग स्कूल अटेंड करते हैं? तो सर्वे के अकॉर्डिंग 1/3, 2/3। ओके, योर आंसर।
सॉरी। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ना राइट टू वर्क का वो निकाला हुआ है, अपना एक लॉ निकाला हुआ है। ये कितने इंडिया के कितने कंट्री में ये वर्क कर रहा है, तो ये है तकरीबन 625 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 625। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट डज इट शो? पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। अभी बताया था ना जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब 1 ईयर के अंदर में जितना भी गुड्स प्रोडक्शन हुआ हो। इट शुड हाउ बिग इज़ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इन अ गिवन ईयर इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। इसका मतलब टोटल आउटपुट के हिसाब से हम देख लेते हैं कि कितना बड़ा हमारा कंट्री है, इकोनॉमी कितनी बड़ी है किसी भी कंट्री की, जिसमें इतना ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। इसलिए जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये जीडीपी हमारा शो करता है। पॉइंट नंबर ए, एम्प्लॉयमेंट फिगर ऑफ ए कंट्री आर बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्ट फ्रॉम 5 ईयरली सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट दिस सर्वे। ये जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो फिगर होता है, ये भाई ये डेटा निकाले जाते हैं 5 साल के, तब पता चलता है कि इतने लोग एम्प्लॉयमेंट है और इतना अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करता है, कैसे पता चलता है हमको? तो ये होता है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। समझ गए कौन सा है ये? नरेगा। योर आंसर्स। मूव टू नेक्स्ट। 13th, इन आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द आइटम गिवन बिलो। इसमें से नेचुरल प्रोडक्ट आपको देखना है। नेचुरल प्रोडक्ट कौन सा है? टेक्सटाइल्स, व्हीट फ्लोर, कॉटन। दिख रहा है ना, टोमेटो सॉस बनाई जाएगी, व्हीट फ्लोर बनाया जाएगा, टेक्सटाइल्स बनाए जाएंगे, कॉटन। ठीक है, आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अ डॉक्टर इन हॉस्पिटल ट्रीटिंग ए पेशेंट, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता। ठीक है, आगे देखें। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड बोथ टिस्को एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय। ये गवर्नमेंट की हैं, ये प्राइवेट की हैं, ये कॉरपोरेट सोसाइटी हैं। टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसी हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 हैज़ गारंटी कितने दिनों की? डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर इन मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। व्हाट आर द करेक्ट नंबर ऑफ डेज? कितना नंबर है ना, नरेगा जो आया है कितने दिनों की गारंटी लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए? 100 दिन। चूज आर द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्यों? व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे कैपेबल ऑफ डूइंग। अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब लोग जितना काम, जो कैपेबिलिटी होती है उससे भी उन्हें कम काम मिलता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन इन्होंने दिए हैं क्या? व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, जब लोग काम नहीं करना चाहते। व्हेन पीपल आर वर्किंग स्लोली, जब वो धीमे काम करते हैं। नहीं, व्हेन पीपल आर नॉट पेड फॉर जॉब। नहीं, व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ टू, जितना काम वो कर सकते हैं उससे भी उन्हें कम अगर मिलता है तो वो होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। विच सेक्टर हैज एमर्ज एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया? इंडिया का सबसे प्रोड्यूसिंग सेक्टर लार्जेस्ट वो है यहाँ का टेरिशरी सेक्टर। ठीक है, 19 पे चलते हैं हम। वेयर विल यू फाइंड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट? सबसे ज़्यादा हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में। बिल्कुल समझने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इस एग्रीकल्चर में कैसे? एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड होगा, है ना, उसमें 2 लोग आराम से काम कर सकते हैं। उसमें 10-20 लोग बैठे हुए होंगे जो आलू खोद रहे होंगे। समझ गए आप? बस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। कितने रुपये मिल जाएंगे उनको शाम को? जब पूरे आलू खुद जाएंगे उनको 10-20 रुपये पकड़ा दिए जाएंगे। तो क्या वो उनके लिए सफिशिएंट है? नहीं है। पूरी फैमिली, पूरे लोग उसमें लगे रहते हैं। डेट इज़ कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कर भी रहे हैं और है भी नहीं फिर भी कुछ। समझ गए? पॉइंट नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं।
हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। बिग प्राइवेट कंपनी कैसे कंपनी के किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं? तो बाय इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, बाय इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट, या बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है, सोचो, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इस तरीके से प्राइवेट कंपनीज इन किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे? सी पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग नहीं है इसमें। कौन सी? फिशिंग, बैंकिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। बहुत क्लियर दिख रही है बैंकिंग, बहुत क्लियर है बैंकिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा किस में एम्प्लॉयमेंट मिलता है? तो प्राइमरी सेक्टर में। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में। द टास्क ऑफ द मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय। ये जीडीपी का जो टास्क होता है वो किस मतलब कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है सारा। किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्टिविटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइफ इंश्योरेंस किस में जाएगा भाई? ये तो हमारा सर्विस सेक्टर है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, सर्विस सेक्टर में आता है। नेक्स्ट, द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? तो पब्लिक सेक्टर क्योंकि गवर्नमेंट अंडरटेकन होते हैं तो सोशल वेलफेयर पर ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं, तो सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, पॉइंट नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं 26, हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, चलते नेक्स्ट। विच सेक्टर हैज़ एमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे हम। सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो टेरिशरी सेक्टर, लार्ज प्रोड्यूसिंग टेरिशरी सेक्टर आ जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन सा एग्जाम्पल नहीं आता? अ फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, अ डेली वेज लेबर, a doctor in a hospital treating in a patient, or a handloom weaver working on a loom in her house. A doctor in a hospital treating a patient, अगर वो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो क्या है? डॉक्टर। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नहीं आता है, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, हॉस्पिटल। Employment figure of a country are based on data collected from 5 yearly survey on employment and unemployment. Which organization conduct this survey? बताया था अभी हमने, नरेगा। The motive of public sector enterprise is social welfare and security. What is meant by GDP? Gross domestic product. एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, ये कौन सी एक्टिविटी में आते हैं? पता है आपको, प्राइमरी में आते हैं दोनों। Which of the following is not applicable for a worker who work in the organized sector? She gets regular salary at the end of the month. She is not paid for leave. She gets medical allowance. She got an appointment letter stating the terms and conditions of work when she joins work. Which of the following is not applicable for a worker who work in an organized sector? तो she is not paid for leave. उसको छुट्टियों के लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते। ठीक है, छुट्टियां अगर उसने ली हैं तो वहाँ पर वो कोई भी उसके रुपये नहीं दिए जाएंगे, वो रुपये उतने काट दिए जाते हैं। लास्ट MCQ आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट इन द टेरिशरी सेक्टर? बैंकिंग, बी कीपिंग, टीचिंग, वर्किंग इन कॉल सेंटर्स। तो क्या आ जाता है इसमें? दिख रहा है टर्शरी सेक्टर में बी कीपिंग आता है। बी कीपिंग टर्शरी सेक्टर में नहीं आता है। ट्रू फॉल्स देखेंगे हम आगे। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड लीव्स नहीं होती, हॉलीडेज नहीं होते, ओवर टाइम भी नहीं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट।
हाँ बिल्कुल सही, भी बताया था ना कि जो ऑब्जेक्टिव है वो पब्लिक सेक्टर का मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं है, फॉल्स है, सॉरी, है ना। उसका क्या है, उसका होता है पब्लिक वेलफेयर, नॉट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। रेलवेज कम अंडर पब्लिक सेक्टर, रेलवेज पब्लिक सेक्टर में आता है, बिल्कुल सही, ट्रू, क्योंकि गवर्नमेंट का अंडरटेकन है सारा का सारा, इसलिए पब्लिक सेक्टर में आता है। सॉरी, कैपिटल इज द ओनली फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, फॉल्स। एज लेबर एंड लैंड, दो चीज़ें और आ जाती हैं, है ना। कैपिटल तो है ही प्रोडक्शन का, लेकिन लेबर और लैंड भी साथ में आती है प्रोडक्शन करने के लिए। फिफ्थ, द गुड्स विच आर मेंट आइदर फॉर कंजप्शन बाय कंज्यूमर और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। ये सही है, अगर फाइनल गुड्स की डेफिनेशन आ जाए तो भी आप यही लिख सकते हो। अंडर नरेगा 2005, द गवर्नमेंट गारंटी 120 डेज ऑफ वर्क, नो रूरल हाउस होल्ड। कितने वर्क बताए थे, अभी डेज बताए थे हमने, अभी 100 दिन थे, है ना, 120 नहीं है, बल्कि कितने दिन है, सिर्फ 100 दिन है, इसलिए फॉल्स है। व्हेन मोर पर्सनस आर एम्प्लॉयड इन अ जॉब रादर देन ऑप्टिकली रिक्वायर्ड इज, अभी बताया था ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जितने लोग जरूरत हैं उससे भी ज़्यादा लोग उसमें काम करें तो कौन सा होता है, सीजनल थोड़ी होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ योर आंसर्स विद रीज़न लिखे हुए हैं हमने सारे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो मूव टू नेक्स्ट, FIB करा दें। टेरिशरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, टेरिशरी सेक्टर को ये भी कहते हैं, क्या पता होना चाहिए। सर्विस सेक्टर, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग कम अंडर, कम्युनिकेशन और बैंकिंग आता है किस, कौन सी सेक्टर के अंदर आता है, टेरिशरी सेक्टर के अंदर आता है। कॉटन कल्टीवेशन फॉल्स अंडर, कॉटन कल्टीवेशन किसके अंदर आएगा भाई, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। इन द पब्लिक सेक्टर ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स, एसेट्स और सर्विसेज किसके हाथ में रहती है, गवर्नमेंट के हाथ में, तो गवर्नमेंट ओन्स आ जाएगा। इन द प्राइवेट सेक्टर द ओनरशिप लाइज इन द हैंड्स ऑफ, अब प्राइवेट सेक्टर में किसके हाथ में रहती है, वो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में रहती है, तो प्राइवेट कंपनीज आंसर लिख देना। मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर, मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर कैसे होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, एक तो अनसिक्योर्ड होते हैं और लोली पेड होते हैं, कम पेड करते हैं, लोली पेड। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नीडेड फॉर बोथ, दो हैं भाई इसमें, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। चलें 8 पे चलते हैं। बैंकर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स बिलोंग टू, अब बैंकर्स और ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर तो आ जाते हैं किस में, ट्रांसपोर्ट में, बैंकर्स आ जाते हैं किस में, बैंक फैसिलिटीज़ में, दोनों कौन से सेक्टर से आ जाते हैं, टेरिशरी सेक्टर से। 9th आ जाते हैं, रिफर्स टू द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल, कौन सी एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अ हाउस वाइफ लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या एग्जाम्पल है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, कौन सी एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऑल गुड्स विच आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, उस साल में बिक भी रीसेल भी हो जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, जिसे हम आगे प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं और उसी साल में बेच भी सकते हैं। आगे देखो, द एक्ट गारंटी 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल शुड बी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट इज नोन, क्या कहते हैं उसको, मनरेगा, जिसमें 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी ली गई है, मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। सेक्टर इज गवर्न बाय वेरियस लॉज सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, कौन सी में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेक्स्ट 14th, इंक्लूड प्रोडक्शन बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्स, किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। आर द 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के 2 फैक्टर हमको चाहिए, तो कैपिटल एंड लेबर, इसमें लैंड भी आ जाता है ना, लैंड और लेबर भी लिख सकते हो, कैपिटल लेबर भी लिख सकते हो, लेबर और लैंड भी लिख सकते हो, जैसी आप लोगों की इच्छा। आंसर देखते जाओ फटाफट। ठीक है, चलो।
व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? देखो, रेट ऑफ प्रोडक्शन इसमें बढ़ना चाहिए, ठीक है, जिस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन की रेट बढ़नी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि भाई लोगों के पास अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए उनके पास चॉइसेस होनी चाहिए। तो अगर रेट अगर बढ़ जाता है, हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ता है किसी भी तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। नेम एनी एक्टिविटी डन इन द प्राइमरी सेक्टर में कोई भी एक एक्टिविटी जो होती है, पता ही अभी बताया था, एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। वाई इज प्राइमरी सेक्टर कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि हम उसमें नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कह सकते हैं उसको, ठीक है। व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन इन सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं सारे, पता है अच्छे से। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंसेस अगर हम पूछ लेते हैं तो क्या बताएंगे आप? प्राइमरी सेक्टर ये नेचुरल रिसोर्सेज से बनता है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चरिंग में चेंज कर देते हैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड? अब टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है? तो ये भाई डिस्ट्रीब्यूशन करोगे नहीं करोगे सर्विसेज का, अपनी जो बनाया है हमने वो कैसे लोगों तक पहुँचेगा, तो वो सब टर्शियरी सेक्टर का काम है। आइडेंटिफाई एनी टू सर्विस इंक्लूड इन द टर्शियरी सेक्टर इन रिसेंट टाइम। कोई भी दो ऐसी एक्टिविटीज़ का नाम बताना है हमको यहाँ पर, तो बहुत सारे आ जाते हैं। ATM है, कॉल सेंटर्स है, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। GDP डिफाइन करनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होती है विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। विच सेक्टर हैज़ ग्रोन कंसिडरेबली इन द नेक्स्ट रिसेंट ईयर? इस रिसेंट ईयर में ऐसा कौन सा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ? तो वो है हमारा टेरिशरी सेक्टर। कौन सा है हमारा? टेरिशरी सेक्टर। योर आंसर्स वन बाय वन। देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट, योर लास्ट पेज। विच सेक्टर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट? सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलता है? प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। वेयर आर द मोस्ट ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट पीपल फाउंड? सबसे ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट पीपल कौन से होते हैं? अभी बताया था ना, जैसे काम कर भी रहे होंगे लेकिन फिर भी काम नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा हमको मिलते हैं कहाँ पर? इसका मतलब एग्रीकल्चर में। व्हाट इज डबल काउंटिंग? डबल काउंटिंग क्या होता है? जब एक किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को दो बार काउंट कर लिया जाए। दो बार काउंट करने का मतलब समझ रहे हो कैसे? हमने गेहूं को भी काउंट कर लिया, व्हीट को भी, और व्हीट से बने हुए फ्लोर को भी काउंट कर लिया, तो हमने किसी भी इसको दो बार काउंट किया। हम दो बार किसी को भी काउंट नहीं करेंगे, हम फाइनल गुड्स को काउंट किया जाता है, नहीं तो ये क्या हो जाता है? ये डबल काउंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो दो बार काउंट नहीं करना, हमें सिर्फ एक बार काउंट करना। ऐसी जो चीज़ें रीसेल होती है ना, जैसे गाड़ियाँ हैं दो बार बेची गई, एक बार खरीद ली फिर इसको दोबारा सेकेंड हैंड में बेच, उसको हम काउंट नहीं करते कभी भी GDP कैलकुलेट करने के लिए, है ना। बनी हुई चीज़ों को हम दो बार काउंट नहीं कर सकते। फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड है बस उसी को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेम एनी टू वल्नरेबल ग्रुप इन द अर्बन एरिया। कुछ दो वल्नरेबल ग्रुप को बताना जो अर्बन एरिया के होते हैं। बता सकते हैं रैक पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, और जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो। व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स को हमें फाइनल बनाना है उसमें बीच में यूज़ की जाएंगी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं सारी, ठीक है। जैसे मिठाई बनाने के लिए खोया है ना, क्या होगा? हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। अभी फाइनल तो नहीं हुई, फाइनल कब बनेगी? जब वो स्वीट्स में यूज़ कर लिया जाएगा उसको, तब। व्हाट आर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी होती है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज विच रीच द कंज्यूमर फॉर फाइनल कंजप्शन। जो लोगों तक पहुंच जाती है उनके फाइनल कंजप्शन के लिए, वो हमारी क्या हो जाती हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो जाती हैं, ठीक है। आई थिंक योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, और हमने इसको सारा कवर भी हो गया है, समझ में भी आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं,
ठीक है, अभी तक आप इतने पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको कि बने रहिए मेरे साथ। और आप 95, 96, 97, 98, 99 तक आप SST में अचीव कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। आपको बहुत जल्दी वीडियो एक अपलोड होने वाला है जिसमें हम आपको मैप सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय चिल्ड्रन, टेक केयर योर आंसर्स, बाय।